हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां हम डिस्कस करते हैं लॉ की रीसेंट पोजीशंस, लैंडमार्क जजमेंट्स और ऐसी कई बातें जो लॉ के सभी स्टेक होल्डर्स, लॉयर्स, जजेस, लॉ स्टूडेंट्स सबको पता होनी चाहिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर की थी कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स 2023 की। उन जजमेंट से एक्सपेक्टेड कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि जुडिशरी के आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। तो उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम अपनी आगे की जजमेंट्स को भी कवर करेंगे 2023 की ही मेजरली। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट जजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रियंका कुमारी वर्सेस शैलेंद्र कुमार 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सर्विस ऑफ नोटिस पर एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई और वो ये कि नोटिस अगर अनक्लेम्ड रिटर्न कर दिया जाता है या रिटर्न हो जाता है तो ये माना जाएगा कि सर्विस हो गई है एड्रेसी के प्रॉपर एड्रेस पर और इसे एक प्रॉपर सर्विस माना जाएगा। साथ ही में कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वर्ड रिफ्यूजल को इंटरप्रेट किया जा सकता है एज सिनोनिमस टू द वर्ड अनक्लेम्ड, यानी कि अगर अनक्लेम्ड नोटिस आता है वापस से तो ये भी माना जा सकता है कि उसका रिफ्यूजल किया गया है। तो जिन जजमेंट्स को रिएटरेट किया गया वो थी के भास्करन वर्सेस शंकरन विद्यान बालन और अजीत सीड्स लिमिटेड वर्सेस के गोपाला कृष्णैया। इन दोनों जजमेंट्स में ये कहा गया था कि अगर एक नोटिस सर्व किया जाता है ऑन द प्रॉपर एड्रेस ऑफ एड्रेसी तो ये माना जाएगा कि एक सर्विस प्रॉपरली हो चुकी है अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, यानी कि जो प्रिजम्पशन है वो हमेशा ये रहेगी कि सर्विस हो चुकी है। नेक्स्ट जजमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टी नासिर 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है और वो ये कि whether a certificate under section 65B Indian Evidence Act to prove electronic evidence can be produced at any stage of the trial। यानी कि जो सवाल इस जजमेंट में था वो ये था कि जो 65B का सर्टिफिकेट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ लगाया जाता है, वो ट्रायल की किसी भी स्टेज में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसका आंसर था बिल्कुल किया जा सकता है। रिलाई अपॉन किया गया अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशनराव गोरंत्याल, यानी कि अर्जुन पंडित की जजमेंट जो कि लैंडमार्क है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर। और इस जजमेंट में ये हेल्ड किया गया था कि सर्टिफिकेट अंडर 65B ऑफ द एक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट एनी स्टेज इफ द ट्रायल इज नॉट ओवर। जो दूसरा क्वेश्चन इस जजमेंट में आंसर किया गया वो ये था कि वेदर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज यूज्ड एज प्राइमरी एविडेंस, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसे एज प्राइमरी एविडेंस यूज किया जा रहा है क्या तब 65B में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। तो इसका आंसर है यस, यानी कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है whether the non production of certificate under section 65B of the act is curable defect। इसका आंसर है yes। आप रेफर कर सकते हैं स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस MR हिरेमथ 2019 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है विष्णु भाई गणपत भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 सुप्रीम कोर्ट। तो इस जजमेंट में जो मेन इशू था वो ये था कि इज देयर एनी हार्ड एंड फास्ट रूल दैट अ कन्विक्ट शुड सर्व अ सेंटेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बिफोर द एप्लीकेशन टू सस्पेंड द सेंटेंस कैन बी कंसीडर्ड, यानी कि किसी कन्विक्ट को जो सजा काट रहा है उसकी सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए। क्या ये जरूरी है कि उस एप्लीकेशन को कंसीडर किए जाने से पहले कन्विक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सजा काटे? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? तो इसका आंसर था नो। तो जैसे कि हमने देखा कि जजमेंट का नाम था विष्णु भाई गणपत भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 सुप्रीम कोर्ट और डिवीजन बेंच की ये जजमेंट थी। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है सीता सुरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि डू MPs एंड MLAs टेकिंग ब्राइब फॉर वोट्स हैव इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ। तो इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच को रेफर किया है। तो अब देखना ये है कि 7 जज बेंच इस जजमेंट में क्या कहती है। हमारी नेक्स्ट जजमेंट
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, रजनीश कुमार राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। जो क्वेश्चन इस जजमेंट में फ्रेम हुआ वो ये था कि कैन कोर्ट इग्नोर द रेशियो लेड डाउन इन एन अर्लियर जजमेंट मेयरली बिकॉज द सेम स्टैंड्स रेफर टू अ लार्जर बेंच। यानी कि जैसे हमने अपनी पिछली जजमेंट में ही देखा कि सीता सोरेन को 7 जज बेंच को रेफर किया गया है, तो ऐसे में जो एक छोटे बेंच ने या एक स्मॉलर बेंच ने रेशो दी हो उसे इग्नोर किया जा सकता है मेयरली इस फैक्ट पर कि उस जजमेंट को एक लार्जर बेंच को रेफर किया गया है, तो इसका आंसर है नो। इसके पीछे जो रीजनिंग दी गई वो ये थी कि लार्जर बेंच ने अभी तक उस जजमेंट पर कुछ कहा नहीं है, यानी कि कोई प्रॉपर आंसर आया नहीं है। जब आ जाए तब लार्जर बेंच को ही फॉलो किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो उससे स्मॉलर बेंच ने जजमेंट दी है उसे फॉलो करा जाएगा, उसी रेशो को माना जाएगा। नेक्स्ट जजमेंट है रहीमल बाथू वर्सेस आशियाल बीवी 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में जो सवाल उठा सबसे पहला वो ये था कि मान लीजिए कोई जज साहब हैं जिन्होंने कोई डिग्री पास करी किसी सूट में और वो डिग्री अपीलेबल है। अब जो अग्रीव्ड पार्टी है जिनके अगेंस्ट केस डिसाइड होता है वो जज साहब के आगे एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारी जो जजमेंट है उसका रिव्यू कीजिए ऑन मेरिट्स, लेकिन जज साहब इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या ऐसे केस में अब रिवीजन अगर अग्रीव्ड पार्टी फाइल करती है हाई कोर्ट में तो क्या उस रिवीजन को एंटरटेन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो अग्रीव्ड पार्टी है अब उनका जो रिव्यू है मेरिट्स के आधार पर वो तो रिजेक्ट कर दिया जज साहब ने, तो ऐसे केस में उनके पास क्या रेमेडी है? तो इसका आंसर है कि उनके पास रेमेडी है अपील फाइल करने की अगेंस्ट द डिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मीन टाइम में अपील बार्ड हो जाती है टाइम के हिसाब से, यानी कि टाइम बार्ड हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो इसका आंसर ये था कि अगर आपने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने में टाइम लगाया है तो आप उसे कंडोन करवा सकते हैं कोर्ट से जहां पर अपील फाइल की गई है। रहीमल बाथू वर्सेस आशियाल बीवी 2023 सुप्रीम कोर्ट। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है मोहम्मद रयान अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इस जजमेंट में एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस किया गया कि मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम में मल्टीपल एफआईआर्स लॉन्च की जा चुकी हैं, और अब जब वो अक्यूज्ड है एक और केस में और बेल चाहता है तो और बेल एप्लीकेशन जो है वो प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास है वो है मोहम्मद रयान अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इस जजमेंट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस किया गया, और वो ये था कि मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर्स लॉन्च की जा चुकी हैं एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम में, और जब अब वो एक और मामले में अक्यूज्ड है और उसने बेल एप्लीकेशन लगाई है और जो प्रोसिक्यूशन है उसे टाइम दिया गया है या अपॉर्चुनिटी दी गई है उसकी बेल एप्लीकेशन को अपोज करने की, और सेक्शन 37 में जो 2 कंडीशंस हैं बेल देने के लिए, यानी कि जज साहब को अगर बेल देनी है और प्रोसिक्यूशन अपोज कर रहा है तो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 2, यानी कि 1 का बी का 2, वो ये कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो अक्यूज्ड है उसने वो इज नॉट लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस और उसने कोई ऑफेंस पहले नहीं किया है, ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस एंड वाज नॉट लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस, बी सेटिस्फाइड, तो क्या इन कंडीशंस को एनविसेज किया जा सकता है जब एक अक्यूज्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर्स हैं पहले से ही? इसका आंसर है नो। Next question, whether the limitation to grant of bail under section 37 of NDPS are in addition to those prescribed under CRPC or any other law in force on the grant of bail? तो इसका आंसर है yes, यानी कि CRPC में जो conditions हैं या limitations हैं बेल देने के लिए वो एडिशन में है, सेक्शन 37 उनके एडिशन में है या फिर कोई और अदर लॉ जो फोर्स में हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि whether a habitual offender is entitled to grant of bail at least under the provisions of CRPC keeping in view his criminal antecedents. तो इसका आंसर है no. On the contrary, in such cases, custodial interrogation is certainly necessary even though the accused may have joined investigation at an earlier stage. तो ये थी मोहम्मद रयान अंसारी की जजमेंट. नेक्स्ट जजमेंट है ABC वर्सेस XYZ 2023 कर्नाटका हाई कोर्ट. इस जजमेंट में ये सवाल उठा कि कैन अ वाइफ क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट व्हेन शी इज एन एडल्टरस रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन. यानी कि कोई वाइफ है जो कि किसी और हस्बैंड के साथ एडल्ट्री में है, किसी और के हस्बैंड के साथ या किसी और के साथ एडल्ट्री में है, तो क्या वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट? तो इसका आंसर है नो. नेक्स्ट जजमेंट कमल फ्रैंकलिन पात्रा एलियास राजा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2023 ओडिशा हाई कोर्ट. इस जजमेंट में ओडिशा हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि ट्रायल कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए जेनेरिक रीजंस को और स्पेसिफिक फैक्टर्स देने चाहिए जब वो हायर सेंटेंस इम्पोज करते हैं, यानी कि हायर देन मिनिमम सेंटेंस इम्पोज करते हैं जो कि प्रिस्क्राइब की गई है अंडर NDPS एक्ट. शंभू त्रिब्रेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2017, राजेश KR वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2021. इन दोनों जजमेंट्स में ये हेल्ड किया गया था कि ट्रायल कोर्ट को ड्यू रिगार्ड रखना चाहिए सेक्शन 32B का उससे पहले जबकि सेंटेंस जो कि हायर देन मिनिमम है वो प्रिस्क्राइब की जाए. इसके अलावा गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट में भी ये हेल्ड किया गया था कि जब कोई जज NDPS एक्ट में, जब कोई सेशन जज NDPS एक्ट में हायर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है रादर देन द हायर देन द मिनिमम या फिर फाइन, तो कोर्ट को जो फैक्टर्स अकाउंट में लेने होते हैं वो है एज इट मे डीम फिट और ऑल्सो द फैक्टर्स एन्यूमरेटेड इन द सेक्शन 32B ऑफ द एक्ट. लेकिन हाई कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि कोई डाउट नहीं है कि जो फैक्टर सेक्शन 32B में दिए गए हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है. ट्रायल कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो सम एडिशनल फैक्टर्स को भी अपनी ध्यान में लें, लेकिन बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए जजेस को जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं एक हायर पनिशमेंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड है उससे. NDPS एक्ट में जो पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उनसे ज़्यादा बढ़कर या हायर पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं अगर ऑफेंस थोड़ा अग्रेवेटेड हो गया हो. जैसे कि मान लीजिए कोई चरस का बिजनेस कर रहा था तो उसके लिए जो पनिशमेंट है उससे हायर पनिशमेंट दी जा सकती है अगर वो किसी ऐसे एरिया में जाकर चरस बेच रहा हो या बिजनेस कर रहा हो जिससे कि वो ऑफेंस और ज़्यादा अग्रेवेट हो जाए, जैसे कि किसी स्कूल में या किसी छोटे बच्चे से बिजनेस करवाना. तो ऐसे केस में हायर पनिशमेंट दी जा सकती है. लेकिन इस जजमेंट में ये क्लैरिफाई किया गया कि अगर ऐसा किया जाता है तो जेनेरिक रीजंस ना दें और स्पेसिफिक रीजंस प्रोवाइड करें जजेस कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. यहाँ जजमेंट्स का नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो जेनेरिक रीजंस हैं उन्हें अवॉइड किया जाना है और जो स्पेसिफिक रीजंस हैं टू इम्पोज हायर पनिशमेंट दैन मिनिमम उन्हें रिकॉर्ड किया जाए. Whether a victim in criminal case is a necessary party and must necessarily be impleaded in applications filed by accused for regular or anticipatory bail under section 437, 438 and 439 of the CRPC. यानी कि कोई अगर क्रिमिनल केस है तो क्या उसमें जो विक्टिम होगी वो एक नेसेसरी पार्टी है और उसे नेसेसरीली इम्प्लीड करना ज़रूरी है. जो अक्यूज्ड की बेल एप्लीकेशंस होती हैं चाहे वो रेगुलर हो या एंटिसिपेटरी बेल हो. हालांकि इस जजमेंट को लार्जर बेंच को रेफर किया गया है, लेकिन नीटू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये कहा गया था कि जो ऑल मैटर्स हैं अराइजिंग आउट ऑफ क्रिमिनल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट द विक्टिम उनमें विक्टिम को नेसेसरीली एक पार्टी बनाया जाना चाहिए. हालांकि जगजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस आशीष मिश्रा एलियास मोनू 2022 सुप्रीम कोर्ट में भी यही हेल्ड किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि विक्टिम का राइट है टू बी हर्ड एट एवरी स्टेप. एक ऑफेंस हो जाए उसके बाद विक्टिम का हक है कि उसे हर स्टेज पे सुना जाए और उसे सारी चीज़ों का पता लगे और जो बेल एप्लीकेशन की सारी स्टेजेस हैं उनकी एडजुडिकेशन के बारे में भी विक्टिम को सारी बात पता हो. हालांकि इसका एक ड्रॉबैक ये है कि
यहाँ पर फिर बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक मुश्किल क्रिएट हो जाएगी बेल देने के लिए, क्योंकि अगर विक्टिम जानबूझकर इवेड करे ट्रायल में आने के लिए तो बेचारा अक्यूज्ड बेल ही नहीं ले पाएगा, या अगर किसी तरह से सर्विस ऑफ नोटिस को अवॉइड किया जाए तो उस तरीके से भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। तो फिलहाल ये लार्जर बेंच को रेफर की गई है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है अपने लार्जर बेंच के द्वारा। नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास है सदाक्षरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर्स 2024 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें जो क्वेश्चन आंसर किया गया वो ये था कि वेदर प्रायर सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन एज पर सेक्शन 197 ऑफ CRPC इज रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट फॉर द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर था नो। हालांकि हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 197 CRPC बात करता है कि अगर आपको किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट केस चलाना है तो ऐसे केस में आपको गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना होगा या हायर अथॉरिटीज़ का सैंक्शन लेना होगा। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुकी है, उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जहां उन्होंने ये कहा था कि अगर तो वो एक्ट जो जिसके लिए उसे प्रोसिक्यूट किया जाना है वो एक्ट उसकी ऑफिशियल ड्यूटी की एक्सेस में जाकर हुआ है तो उसे प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सैंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक्ट था, एक्ट ऑफ क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स, ये इन एक्सेस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं था पब्लिक सर्वेंट के, इसलिए यहाँ पर सैंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सदाक्षरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2024 सुप्रीम कोर्ट। तो ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा और आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन या आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन इससे फैसिलिटेट हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।